जीव, भूमि, जल, वातावरण और मानवीय स्वास्थ्य का विनाश। दिस इज परिणाम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। Please go to Uttar Karnataka, North Karnataka and South-West Maharashtra and Gujarat and Punjab, Haryana, जहां हर साल प्रति एकड़ विगत 20 साल से 100 टन गन्ना होता था पैदा। उस भूमि में आज घास की मुक्ति नहीं है, घास की मुक्ति नहीं है, बंजर भूमि पड़ी हुई है। हरित क्रांति का एक परिणाम है विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल। जो जल स्रोत, नदियां बहुत मीठा पानी बहती थी, स्वीट वाटर मिलता था, आज वहां सॉल्टी वाटर मिल रहा है। पीने की स्थिति में वो पानी नहीं रहा, न सिंचन देने के लिए स्थिति में नहीं रहा। टोटली डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर ऑल्सो। फॉर ह्यूमन हेल्थ, ये डायबिटीज 10 साल पहले जो कम था, कुछ लोग जानते थे डायबिटीज के बारे में, आज हर बच्चा डायबिटीज का नाम देता है। ये कैंसर, कभी कभी कोई पेशेंट कैंसर का दिखाई देता था, आज हर 10 में से एक कैंसर पेशेंट है। ये कहां से आ गया? ये वैज्ञानिक झूठ कहते हैं एड्स बीमारी है, झूठ कहते हैं। एड्स बीमारी नहीं है। एड्स माने हमारे शरीर में जो प्रतिरोध शक्ति है उसका टोटल विनाश माने एड्स। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसका कारण है विषारी अन्न, विषैला अन्न, विषैली हवा और विषैला पानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। वो कहता है 5 साल पहले दुनिया में जितने एड्स ग्रस्त लोग थे उसमें से 2% भारतीय थे, इंडियन थे। 5 साल पहले। इस साल का रिपोर्ट कहता है कि पूरी विश्व में जितने एड्स ग्रस्त लोग हैं उसका 10% इंडियन है। 5 साल में 5 गुना। क्या कारण है? ये हरित क्रांति द्वारा दिया हुआ विषैला अन्न। अब सांस के बाद एक नई बीमारी आने वाले हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, जिसका नाम होगा फांसी। कोई नहीं बच पाएगा। अगर ये हरित क्रांति चलती रहेगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बताती रहेगी, एमपी करेंगे सरकार और हमारी राज्यकर्ता उसका किसानों तक पहुंचाएंगे। मित्र दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट ए रेवोल्यूशन, इट इज टोटली एब्सोल्यूट फॉल्स। ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन हेल्थ, आई वॉज पार्टिसिपेट इन दैट सेमिनार। वहां बताया गया in Southeast Asia, 39% of youth are going to Napusakatwa. This is the impact of green revolution. देवालय देखते हो, तराशे हुए पत्थरों से बांधे हुए हिमाचल, एक पत्थर का वेट 1300 kg। 1200 साल पहले से 5000 साल पहले बांधे हुए। इट इज बिल्ट अप बिफोर 1200 years ago। देयर इज कंट्री संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट। 5000 साल पहले वहां कोई राजा मरता था तो उसका एक स्मारक खड़ा कर देते, पिरामिड्स कहते हैं उसको। एक बहुत विशाल का पिरामिड पत्थरों से बना हुआ, एक पत्थर का वेट 3000 kg रखता है। ईट पर ईट, क्या बोलते हैं आप उसको कन्नड़ में? हाँ, वो हल्दी होती है, बिक, वो उठा सकता है, रख सकता है। लेकिन जब कोई यांत्रिक औजार नहीं था, उस गवर्नी ने 3000 किलो का 1300 kg का वो विशालकाय पत्थर कैसे उठाया होगा, कैसे चढ़ाया होगा, कैसे खींचा होगा? एक ताकत, एक बलशाली ताकत कहां से आई थी? तब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी, नैसर्गिक अनाज से आई। इसका वजन है 120 kg। ये भागे रखे हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, फेंकते हैं भागने के लिए, उसका वजन 80 kg। वो बाजी प्रभु देशपांडे, एक हाथ में 120 किलो की तलवार, दूसरे हाथ में 120 किलो की तलवार लड़ रहा था।
240 किलो का वजन उठेलने वाला उस बाहुबल कहां से आया था? तब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी। हैदराबाद ಆಗಲಿ पूना ಆಗಲಿ मेरे खेत में एक मेरा आदमी काम करता था, उसका वयोमान था 70 ईयर्स ओल्ड, कामकरी था, मजदूर था। क्या खाता था? एक जवार की रोटी खाता था, एक प्याज और चीनी और नमक का मिश्रण उस पर पानी देता था। न कोई स्वास्थ्य था, न वो 5 स्टार होटल का भोजन था, और 100 किलो का बोरा ऐसा खराब फेंक देता था। आज का युवक 10 साल का वजन मैं नहीं उठा पाता, यहां बैठे हुए छोटे 10 साल के लड़की लड़कों को चश्मे लगे हैं, ये बाल पके हुए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन साथियों, ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट रेवोल्यूशन, इट इज एब्सोल्यूट फॉर, इट इज एब्सोल्यूट फॉर। थैंक यू फॉर आवर वास्तविक भाषण। कि इसके आगे पिछले वाला अन्न नहीं खाना चाहिए। दुनिया में राम ने आया, उन्होंने बताया कि अब रासायनिक कृषि नहीं करना है, तो क्या करना है? उन्होंने अल्टरनेट दिया, नाम रखा सावयव कृषि। के मानवीय दृष्टिकोण के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। सावयव कृषि बताने वाले हमारे साथियों के मानवीय दृष्टिकोण से मुझे कोई संदेह नहीं है। वो अच्छा खासा स्वास्थ्य चाहते हैं और इस पृथ्वी का वसुंधरा का परिपोषण चाहते हैं। वो मित्र है, दे आर मित्र। कृषि में क्या अज्ञान है, उसी तरह ये ऑर्गेनिक कृषि अज्ञान है। न ज्ञान है न विज्ञान है। या उस पेड़ के नीचे जाइए, जंगल में खड़ा पेड़, अनगिनत फल देने वाला पेड़, न कोई कल्टीवेशन है, न ऑर्गेनिक मैन्यूअर है, न फर्टिलाइजर है, न दवाओं का छिड़काव है, न वाटर सिस्टम, तो भी अनगिनत पेड़। क्या उस पेड़ के नीचे कोई कंपोस्टिंग पीट है? उस पेड़ के नीचे शहद टपकता है, घी टपकता है, इसके नीचे बायोडायनामिक है, सिंह है गाय का, आकर क्या उस पेड़ के नीचे नैरेटिव टैंक है? क्या उस पेड़ के नीचे अग्नि होता है? अग्नि नहीं है, तो भी अनगिनत फल है। इसका मतलब है कि पेड़ को, पौधे को बढ़ने के लिए और अनगिनत फल देने के लिए रासायनिक कृषि की भी आवश्यकता नहीं है और सावयव कृषि की भी आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में स्थित है, वो नैसर्गिक है। Which is in existence in nature, that is natural, and which is not existence in nature, that is unnatural, that is chemical. प्रकृति में ट्रैक्टर से हल चलाना नहीं है, कल्टीवेशन नहीं है, that is unnatural, chemical. वहां कोई कंपोस्टिंग क्रिया नहीं है, ना वर्मी कंपोस्ट का टैंक है, that means वर्मी कंपोस्टिंग एंड कंपोस्टिंग is unnatural, that is chemical. वहां केमिकल फर्टिलाइजर की निर्मित होती है, न वहां ये सिंह का खाद निर्माण होता है, बायोडायनामिक होता है, न वहां छिड़काव है, न नैरेट है, न घी और मध है, शहद है, न अग्नि होता है, न कुछ भी नहीं है। मानवीय दिमाग से पैदा हुआ कोई भी टेक्निक वहां नहीं है। इसका मतलब है कि मानवीय दिमाग से पैदा हुआ एक केमिकल फार्मिंग और सावयव कृषि वहां नहीं है, इसलिए वो अननेचुरल है। जो अननेचुरल है वो केमिकल है। Another thing I would like to tell you, how much dangerous is chemical farming, more dangerous is organic farming. Within 3 days, we will discuss thoroughly about it. Now you know. हरित क्रांति क्यों आई? हमें बताया गया कि भूखे पेट को खिलाने के लिए हरित क्रांति है। मैं मानता हूं कि हमने अमेरिकन गेहूं खाया है, मिलो ज्वार खाइए, अकाल था, हमारे पास अनाज नहीं था, इसलिए हरित क्रांति है। मैं मानता हूं हमारे देश में पड़ा हुआ अकाल
और अनाज की कमी, ये तो एक बहाना था हरित क्रांति लाने का। हरित क्रांति का उद्देश्य था किसानों का शोषण करना। हरित क्रांति का उद्देश्य था रूरल इकोनॉमी का शोषण करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का शोषण करना। यही अल्टीमेट एम था। समाज के कुछ घटक अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि संपत्ति की निर्मिति हमारे हाथ में नहीं है। कोई मानव संपत्ति निर्मित नहीं कर सकता, हम केवल रूपांतरण क्रिया कर सकते हैं। अगर मानव के पास निर्मित की क्षमता नहीं है, देयर इज नो क्रिएशन पावर इन आवर हैंड। तो अगर हमें हमारी संपत्ति बढ़ाना है, निर्माण नहीं कर सकते, संपत्ति बढ़ाना है, तो कहीं से भी उठाना पड़ेगा और पॉकेट में रखना पड़ेगा, शोषण करना पड़ेगा। उनको मालूम था जो एक महाव्यवस्था है, सिस्टम, एक्सप्लॉइटरी सिस्टम, शोषण व्यवस्था दुनिया पर अमल कर रही। उनको मालूम था शोषण वही हो सकता है जहां निर्मित है, क्या सृजन है, क्या क्रिएशन है। और निर्मित केवल खेती में है, कारखाने में नहीं। कारखाने में रूपांतरण क्रिया है। जहां शुद्ध सृजन है, जहां निर्मित है, वही शोषण है, इसलिए खेती में शोषण है। लेकिन साथियों, उद्योग में शोषण नहीं है, क्योंकि उद्योग में निर्मित नहीं है, रूपांतरण क्रिया है। अगर आप कोई वस्तु निर्माण करना चाहते हो, मशीन में अगर 100 किलो आप कच्चा माल डालते हो, रॉ मटेरियल, तो बाहर निकलने वाली वस्तु 95 किलो की होती है, यानी घट है। और जहां घट है वहां शोषण नहीं है, वो काल मास खुद भी करता है। कि शोषण करना है तो किसानों का करना है, रूरल इकोनॉमी का करना है। लेकिन उनको मालूम हुआ कि कर्नाटका का किसान बीज खरीदने के लिए बेंगलोर आता ही नहीं, वो गोबरा खरीदने के लिए बेंगलोर आता ही नहीं, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए वो बेंगलोर आता ही नहीं, दवाओं का छिड़काव करता ही नहीं। अगर कृषि उपज के लिए आवश्यक संसाधन खरीदने के लिए वो बेंगलोर में आता ही नहीं, तो गांव का पैसा बेंगलोर कैसे आएगा? 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, हमारे देहात स्वावलंबी थे। देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द विलेज। जो कुछ चाहिए, कपड़ा चाहिए बुनकर था, एक कुछ बर्तन चाहिए तो एक कासा था, तेल चाहिए तो ऑयलमन था, दूध चाहिए तो चामल था। यानी हमारी गांव की जरूरतें गांव में पूरी होती थी, तो बेंगलोर आता ही नहीं था। अगर ये बेंगलोर आता ही नहीं तो गांव का पैसा बेंगलोर कैसे आएगा? के लिए बाध्य करना ही है, बेंगलोर लाना ही है। तो उन्होंने देखा कि ये कन्नड़ आदमी किसान बहुत भावुक है, स्पिरिचुअल है। वो कहाँ नमस्कार करता है? जहां चमत्कार दिखाई देता है वो नमस्कार करता है। तो क्यों ना ऐसा चमत्कार करने वाला बीज दे, और लोकल स्थानीय बीज डेयरी का, धान का 12 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन देता है। सिंटेड है लेकिन उत्पादन कम देता है। अगर उसको 1 एकड़ में 40 क्विंटल 50 क्विंटल उत्पादन देने वाला, चमत्कार करने वाला हाइब्रिड बीज दिया तो बीज जरूर वो खरीदेगा और खरीदने के लिए बेंगलोर आएगा। लेकिन वो बीज खरीदेगा, बाद में नहीं आएगा, उसको तो आना ही है। तो ये संकर बीज ऐसा तैयार करना चाहिए ताकि अगर फर्टिलाइजर नहीं डालता तो उगता ही नहीं, बढ़ता ही नहीं, तो बढ़ने के लिए रासायनिक पौधा भी खरीदेगा और बेंगलोर आएगा। इससे नहीं भागेगा और उससे बेंगलोर आना चाहिए। तो ये फर्टिलाइजर का सम्मिश्रण एनपीके और नाइट्रोजन का ऐसा करना चाहिए ताकि भूमि में डालने से भूमि वान हो, बैरन हो, उसकी प्रतिकार शक्ति, प्रतिरोध शक्ति घटे, और वो जो पौधा है उसकी प्रतिरोध शक्ति घटे, और कीड़ आए उसको खाए, और कीड़ आने के बाद छिड़काव के लिए वो दवा भी देगा, और दवा लेने के लिए बेंगलोर जरूर आएगा। जमीन फ्लो करता है, वो लकड़ी का फ्लो है, ये ट्रैक्टर कैसे खरीदेगा? तो ऐसे एनपीके का रिकमेंडेशन करना चाहिए, रासायनिक खाद का, जो डालने से भूमि कॉम्पैक्ट होती है सीमेंट जैसी। तो क्या खरीदेगा? वो फोड़ने के लिए ट्रैक्टर भी खरीदेगा। भूमि साथियों वही हुआ। बीज, रासायनिक, गोबरा, कीटनाशक दवाएं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान बेंगलोर आता गया। देहातों का पैसा नगरों में ज्यादा गया, नगर बढ़ते गए और देहात घटते गए। दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ किसान, फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमिक्स। उस मीटिंग में 1900
49 की बात कर रहा हूं। उस मीटिंग में एक बुद्धिवंत बैठा था, उसने पूछा इन सिस्टम वालों को कि भाई ये बीज खरीदेगा, एक गोबरा भी खरीदेगा, एक दवा भी खरीदेगा, ट्रैक्टर भी खरीदेगा, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है ना, तो कैसे खरीदेगा? तो उन्होंने बताया ऐसा है क्या? तो हम ऐसी सिस्टम उगा देते हैं, ये सोसाइटी खड़ी कर देते हैं, बैंक सिस्टम खड़ी कर देते हैं, उसको कर्जा देते हैं और अंतर देने पर कर्जा उपलब्ध होता है। उसको मालूम था ये कर्नाटक का किसान उधार खरीदता है, तो ये